रीसेंट डिबेट है, इंडिया शुड गो फॉर वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन। पहला सवाल, ये वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या पहली बार डिबेट में आया है या ऑलरेडी रीडिस्ट्रीब्यूशन की कुछ पॉलिसीज काम कर रही हैं? कांग्रेस के रीसेंट मैनिफेस्टो में यह बात मेंशन हुई, फिर इस पर डिबेट हुई, मोदी जी का भी बयान आया। तो जरा जान लेते हैं कि कांग्रेस के ऑफिशियल मैनिफेस्टो में लिखा क्या था। इस डिबेट का पर्पस है कि इससे जुड़े जो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, लेयर्स हैं इस डिबेट की, हमें उन सभी लेयर्स को छूना है। कुछ सवाल आपके सामने लाऊंगा, कुछ जवाब भी आएंगे और आपको भी अपने पर्सपेक्टिव्स को शेयर करना होगा। सबसे पहले वहां चलते हैं जहां से डिबेट आई है। ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोली है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इनकी मैनिफेस्टो के लिए। तो ये इन्होंने चैप्टर्स यहां पर मेंशन किए हुए हैं। जब आप इक्विटी पर टैप करते हो तो ये ओपन हो जाता है। अब यहीं पर वो लाइन है जिसकी वजह से डिबेट हुई। तो कांग्रेस का कहना है अगर वो उनकी सरकार बनती है तो एक नेशन वाइड सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होगा, जिससे वास्तविकता पता लग पाएगी कि किस तरह के सेक्शंस किस तरह की स्थिति में है। ऐसे पॉलिसी मेकर्स कुछ बेटर पॉलिसीज बना पाएंगे। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा और 50% की जो स्लैब है रिजर्वेशन की, उसको हटा दिया जाएगा। ये बात कही। हम तो रिडिस्ट्रीब्यूशन को खोज रहे हैं, पहले इस पर आते हैं। कांग्रेस विल एबोलिश दिस कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन ऑफ जॉब्स, एस्टैब्लिश अ नेटवर्क, we will pass a law authorizing allocation of resources for SC/ST subplan। already ये मतलब this is already in practice। 1970s में आया था। एक्चुअली ये सब जो कंपोनेंट हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्सरसाइज का ही पार्ट है कि टोटल बजट में से SC/ST के लिए अलग से आवंटन होना चाहिए। 1970s का प्लान है, लेकिन ग्राउंड पर इंप्लीमेंटेशन में देयर आर फ्लॉज। तो बेसिकली यहां पर एक पॉइंट है, व्हाट दे आर सेइंग दैट वी आर गोइंग टू रीडिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे? ऑलरेडी आपको पता होगा कि लैंड रिफॉर्म्स के समय पर, जब भारत में आज़ादी हुई और उसके बाद हमने लैंड रिफॉर्म्स लाए, तो उस समय पर लैंड सीलिंग एक्ट भी आए थे। लैंड सीलिंग का मतलब होता है कि आपने एक लिमिट लगा दी कि इससे ऊपर जिसके पास भी लैंड है वो पर्टिकुलर स्टेट में, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल में डिवाइड करता है यूनियन स्टेट कॉन्करेंट में, और लैंड का जो मैटर है उस पे स्टेट लॉ भी अप्लाई होता है। तो इसी वजह से पूरे देश में तो नहीं, लेकिन कई प्रदेशों में लैंड सीलिंग आई, जो एक्चुअली रीडिस्ट्रीब्यूशन का ही एग्जाम्पल है। तो कई लोगों को यही डर लगा कि भाई अगर ये पॉसिबिलिटी बन जाती है तो क्या अब इसका मतलब ये होगा कि एक लिमिट से ज़्यादा जो भी आपके पास वेल्थ है उसको ले लिया जाएगा। एक्चुअली इस डिबेट का इमर्जेंस ज़्यादा यहाँ से भी हुआ। मिस्टर सैम पित्रोदा, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो ओवरसीज ब्रांच है उसके चेयरपर्सन हैं और राजीव गांधी जी के समय पर काफ़ी प्रोमिनेंट यू कैन से एडवाइज़र रहे थे उनके, और कहा जाता है कि इंडिया में जो टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन आया तो उसमें उनके इनिशियल आइडियाज़ कोऑर्डिनेशन का एक मुख्य रोल था। उन्होंने कहा कि यूएसए में अगर किसी को अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करनी है, मतलब अगर माँ बाप ने जो संपत्ति कमाई है उनके जाने के बाद, उन्होंने कहा कि वहाँ पर जैसे 55% के आसपास संपत्ति सरकार के पास आ जाती है। उस संपत्ति का इस्तेमाल फिर हम जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ही हुआ है वो एक तरीके से कि आप वेलफेयर के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में उस पैसे का इस्तेमाल, उस वेल्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली वो इस तरीके से बता रहे थे कि अगर जितनी आपकी संपत्ति है अब वो ट्रांसफ़र होनी है बच्चों के नाम पर, तो ऐसे में सरकार 55% टैक्स ले लेती है यूएसए में। ये बात उन्होंने कही। हालांकि जब इसके फैक्ट्स को अगर आप देखेंगे तो पता लगेगा कि यूएसए का कोई ऐसा फेडरल लॉ नहीं है। यानी कि यूएसए की जो गवर्नमेंट है, जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का तो ऐसा कोई कानून नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ राज्यों ने, क्योंकि राज्य इस पर कानून बना सकते हैं, तो कुछ राज्यों ने अपने अपने इनहेरिटेंस टैक्स के कानून बनाए हुए हैं, जिसमें ये वेरी करता है। कहीं पर 15%, कहीं पर 10%, कहीं पर 20%, इस तरीके से है, कहीं पर 25%, इस तरीके से यहाँ पर ये डेटा है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि ये डेटा और ये जो आइडिया है ये इंडिया के लिए बिल्कुल नया है, अगर कुछ लोग ऐसा सोच रहे हों, क्योंकि इस इंटरेस्टिंग डिबेट में कहा जाता है
क्यों ना ऐसा हो कि जो इनकम टैक्स है उसको कम रखा जाए और इनहेरिटेंस टैक्स को बढ़ा दिया जाए। यानी कि अगर कोई कमाई कर रहा है से 10 लाख से ऊपर 50 लाख के आसपास कमाई कर रहा है तो उसको अभी जो है 30% के आसपास आपका इनकम टैक्स चला जाता है, फिर वो जीएसटी और अदर टैक्सेस भी देता है, तो उसकी कमाई का लगभग 40-45% तो या इससे ज़्यादा भी, अगर हम अन्य छोटे छोटे सेस वगैरह को भी जोड़ लें, क्योंकि डिपेंड करता है क्योंकि आप कितनी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि उसी बेसिस पर फिर वो टैक्सेशन लगेगा। अगर मैं इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस सब इसमें मान लूँ तो ये आइडिया कहा जाता है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि अगर इकोनॉमी को ग्रोथ देनी है तो लोगों की खर्च करने की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए, और खर्च करने की क्षमता जब उनमें ज़्यादा होगी जब आप उनकी कमाई पर टैक्स कम रखेंगे, तभी तो जेब में ज़्यादा पैसा रहेगा। तो ऐसे में फिर सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? हालांकि कमाई के सबसे बड़ा जो टैक्स का सोर्स है उसमें जीएसटी भी है, आपका कॉरपोरेशन टैक्स भी है। तो कहा जाता है कि ऐसा होगा कि हम इनहेरिटेंस टैक्स लगा दें, यानी कि बच्चों को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी उसमें कुछ अच्छा खासा टैक्स लगा दो, तो जिससे कि कंजप्शन जो है वो बढ़ता रहे और सरकार के पास कैपेसिटी भी आ जाए रिसोर्सेस के लिए, गरीबों के लिए खर्च करने की। इस पर एक काउंटर पॉइंट ये भी है कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में आइडिया नया है। इंडिया में ऑलरेडी एक एस्टेट ड्यूटी नामक टैक्स होता था। ड्यूटी मतलब टैक्स, एस्टेट यानी कि संपत्ति, तो वो भी तो एक तरीके से टैक्स ही है। और वैसे भी अगर वो भी टैक्स है तो मतलब ऐसा नहीं कि आइडिया बिल्कुल नया है। और इतना हेफ्टी टैक्स लगा देने से कि भाई करीब 50% संपत्ति ले लो और उसके बाद ही दो, तो इसमें एक और लॉजिक है कि यूएसए में भी, जिसका उन्होंने एग्जांपल दिया, तो यूएसए में भी जब सभी स्टेट्स की बात, सभी स्टेट्स में तो है नहीं, पहली बात तो ये, जिन स्टेट्स में है तो वहां पर भी ऐसा नहीं है कि भाई अगर माँ बाप से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई बच्चों के नाम पर, माँ बाप ने मेहनत करी, कमाया और अब मान लो बच्चों के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि सभी पर वही टैक्स स्लैब लगेगी, और ऐसा नहीं है कि सभी पर लगेगा। देयर इज अ थ्रेशोल्ड कंडीशन एज वेल कि भाई अगर इतने अमाउंट की संपत्ति है जो कि वेरी करती है स्टेट टू स्टेट, तो तभी आप उस टैक्स स्लैब में आएंगे। ठीक है, ये तो हुआ इसका बैकग्राउंड। वैसे इस मैनिफेस्टो में नीचे आप जाएंगे तो रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए स्पेसिफिक लाइंस हैं जिसको लेकर भी आवाज उठाई गई, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी है, हेल्थ के लिए भी है। तो बेसिकली इक्विटी, आइडिया कनेक्टेड टू इक्वालिटी, यहां से वर्ड आया है। मैंने सोचा कि जरा बीजेपी का भी मैनिफेस्टो देखते हैं, क्या इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने कुछ लाइन लिखी हैं क्या। सो देन आई ओपन दिस मैनिफेस्टो। तो ऐसा नहीं है कि दोनों के मैनिफेस्टो में एक ही बात का मतलब सवाल जवाब कुछ हुआ हो कि अच्छा इन्होंने ऐसा किया तो हम इसका जवाब देंगे। बीजेपी का मैनिफेस्टो अलग है, इसमें ज़्यादा फोकस हम अचीवमेंट्स पे देख रहे हैं जो 10 साल में हुआ है, अलग अलग सीम्स और उससे जुड़े हुए डेटा को कोट किया गया है। आप में से जो लोग इस बार प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ऑलरेडी स्कीम्स को गो थ्रू करना होता है, तो जो आपके और जो मेंस में आपको इश्यूज़ पर लिखना होता है, तो जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का मैनिफेस्टो है और बीजेपी का मैनिफेस्टो है, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, क्विक गो थ्रू, क्योंकि कम से कम जो मुद्दे हैं वो एक बार और क्लियर हो जाता है कि अच्छा हाँ दीज आर द हेडिंग्स, दीज आर द सब हेडिंग्स, इस तरीके से आप कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द बेस आइडिया, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? चलिए बेस आइडिया पर चलते हैं, ऑरिजिन पे चलते हैं इस आइडिया के। ठीक है, बिल्कुल सोर्स से बात करेंगे। दिस आइडिया इज एक्चुअली कनेक्टेड टू इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय होना चाहिए। अब आप कहेंगे भाई क्या होता है आर्थिक न्याय? देखिए ये शब्द कुछ नया नहीं है, एंशिएंट टाइम से ही ये वर्ड और ये इशू पॉपुलर है, चाहे मैं इंडिया की बात करूं चाहे ग्रीस की बात करूं। एंशिएंट इंडिया में, ग्रीस में एक स्कॉलर थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का कहना था रियल और इमेजिन्ड इनइक्वालिटी कैन लीड टू रिवॉल्यूशन, यानी कि अगर जनता के अंदर चाहे हकीकत में या उनकी इमेजिनेशन में भी उनको लग रहा है कि यार हमारे साथ तो इनइक्वालिटी हो रही है, तो ऐसे में दिस कैन लीड टू रिवॉल्यूशन, यानी कि इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो और इस बारे में चाणक्य ने भी कहा अर्थशास्त्र में। चाणक्य कहते हैं राजा तुम्हारा धर्म है, राजधर्म क्या है तुम्हारा? रक्षण भी है
और पालन भी है, पालन। तो हमारा जो ये वर्ड है ये कनेक्ट करता है पालन से। मीन्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ इकोनॉमिक नेसेसिटीज ऑफ द पीपल। इफ इकोनॉमिक नेसेसिटीज आर नॉट बीइंग मेट देन इट विल लीड टू क्राइसिस। तो जो अभी जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो यही कह रहा है कि इतने सोशल वेलफेयर स्कीम्स के बाद भी भारत में एक बड़ा तबका ऐसा है जो कि मुख्य धारा में नहीं आ पाया। इक्विटी वाले पार्ट को अगर आप थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो वो फिर SC ST का लिए सेक्शन है, माइनॉरिटी के लिए सेक्शन है, फिर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 जो राइट टू इक्वालिटी है उनका भी हवाला देते हैं। स्पेसिफिकली 14, 15, 16, 17, 15 और 16 पर विशेष रूप से लिखा हुआ है, क्योंकि उनका कहना है कि जॉब्स जो हैं उसमें भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। खैर, अब ये तो एंशिएंट टाइम की बात है। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ये है, देखिए, कि कैन वी सर्वाइव विदाउट रिसोर्सेस? क्या हम बिना रिसोर्सेस के सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो इकोनॉमिक वर्ड रिप्रेजेंटिंग रिसोर्सेस, क्योंकि इस वर्ड का ओरिजिन कहां से है? ओक्योनोमस मींस हाउस मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट। तो यानी कि हम सबको जीना है तो खाना तो है ही, कपड़े भी चाहिए, कुछ रहने की जगह भी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि भाई साहब रिसोर्सेज जो है ना, दे आर कनेक्टेड टू आवर एग्जिस्टेंस। ठीक, अभी मैं अलग अलग पर्सपेक्टिव्स, थिंकर्स को कोट करूंगा, बड़ा मजा आएगा आपको सुनने में, समझने में, डेप्थ आएगी इस टॉपिक के बारे में आपके। जब ऐसे में आएगा तो इसी तरीके से आप लिख भी सकते हैं। जब मैं जस्टिस की बात कर रहा हूं, सो व्हाट इज जस्टिस हियर? कैन वी से जस्टिस का मतलब यहां पर एक्सेस हो सकता है, यानी कि रिसोर्सेस का एक्सेस तो मिले। तो अगर एक किसी देश में एक तबका ऐसा है जो इतना गरीब है, इतना पिछड़ा हुआ है कि जो देश के मेन सेंटर्स में हो रहा है उसका कोई उस पर फर्क नहीं पड़ रहा, वो भी बेसिक नेसेसिटीज के लिए फाइट कर रहा है। हो सकता है ग्रोथ रेट बढ़ रहा हो सकता है प्रोडक्शन बढ़ रहा हो, लेकिन उसकी जो यू कैन से रियल वेज है वो उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ रही। तो वो कहेगा कि यार मेरा तो रिसोर्सेस का एक्सेस का इशू चल रहा है। हालांकि इस इकोनॉमिक जस्टिस के लिए ही फिर हम क्या करते हैं? वेलफेयर स्कीम्स लाते हैं। वेलफेयर, ये दो वर्ड कॉमन है, वेलफेयर एंड अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब होता है कि आप डिसएडवांटेजेस सेक्शन, वल्नरेबल सेक्शन के लिए वेलफेयर कुछ इनिशिएटिव्स ला रहे हैं। आप आमतौर पर अफर्मेटिव एक्शन से आपके दिमाग में शायद रिजर्वेशन शब्द ही आता होगा, लेकिन अफर्मेटिव एक्शन उससे अलग भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन किस तरह का इशू आप किस तरीके से रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। तो वल्नरेबल डिसएडवांटेज सेक्शन के लिए आप अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी ला रहे हैं। अब मुद्दा यह है कि यार ये वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है, रीडिस्ट्रीब्यूशन है, क्या ये अभी भी चल रहा है? रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ में आया आपको? कि जिसके पास बहुत ज्यादा, उससे लेकर जिसके पास नहीं है उस पर सरकार खर्च कर दे, उसके पास पहुंचा दे, जिससे इनइक्वालिटी रिड्यूस हो जाए। तो इसको हम रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, क्या अभी भी हो रहा है? तो एक एग्जांपल आप ये समझ सकते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ये अभी भी होता है कि नहीं होता? अरे बिल्कुल होता है। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स। यानी कि अगर कोई लोअर टैक्स स्लैब में और कोई हायर टैक्स स्लैब में, तो टैक्स रेट चेंज होता है कि नहीं होता है? तो यानी कि जो टैक्स रेट है भाई, किसी पर मान लो 10% टैक्स रेट है, किसी पर 30% टैक्स रेट है। तो जैसे ही आपकी इनकम बढ़ रही है तो सरकार आप पर जो इनकम टैक्स का रेट लगाती है वो भी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि आप ज्यादा कमा रहे हो तो आपको समाज के लिए खर्च भी ज्यादा करना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है। राइट? अब इस पर एक काउंटर ओपिनियन देते हैं आपको। एक स्कॉलर है नॉजिक, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये एक डिबेट है, तो डिबेट के लिए हमें इससे जुड़े पर्सपेक्टिव्स को समझना होगा। तो नॉजिक जो है लिबर्टेरियन थिंकर कहलाते हैं। जिन लोगों को इसका मतलब ना पता हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी इनके व्यू से आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली इनका कहना है
इनकी थियरी है एंटाइटलमेंट थियरी। इनका कहना है कि यार ये जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है ना, ये गलत है। एक्चुअली लिबर्टेरियन जो अदर थिंकर्स भी हैं, उनका पर्सपेक्टिव अगर मैं उन्हीं की लाइन में कहूं, मतलब ये मैं लाइन बना नहीं रहा हूं, उन्हीं की लाइन बता रहा हूं। उनका कहना है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इज अ बॉन्डेज। व्हाई अ पर्सन हु इज अर्निंग मोर इज बीइंग पनिश्ड बाय गवर्नमेंट। ये रिडिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत क्या है? एवरीवन शुड हैव व्हाटएवर इज रिजल्ट ऑफ देयर एक्शंस। सरकार को, हर किसी को उसके फैसलों के रिजल्ट पर छोड़ देना चाहिए। अगर कोई ज्यादा मेहनत कर रहा है, ज्यादा मतलब टैलेंट उसने कुछ बनाया है, तो भाई उसका उस पे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इज लाइक अ बॉन्डेज, दिस शुड नॉट बी डन। उनका कहना है कि एवरीवन इज एंटाइटलमेंट, एंटाइटलमेंट थ्योरी में कहते हैं वो, एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी दैट पर्सन हैज एक्वायर्ड। इनका कहना है भाई फोर्सफुली नहीं, गलत तरीके से नहीं, फ्रॉड से नहीं, लेकिन अगर किसी ने अपनी लेबर से अपनी प्रॉपर्टी कमाई है तो उस प्रॉपर्टी पर उसका पूरा हक है। गवर्नमेंट कैन नॉट टेक दैट अवे बाय एनी एनी सच काइंड ऑफ टैक्सेस विच आर एक्चुअली पनिशिंग दैट पर्सन मोर बिकॉज उसने ज्यादा कमाया हुआ और ज्यादा उसकी सैलरी है, ज्यादा उसकी कमाई है। ये नॉजिक का कहना है। अब हम जिस भी पर्सपेक्टिव पर बात करेंगे, हम उस पर सवाल भी करेंगे काउंटर, ठीक है? किसी की बात को मान नहीं लेना है, सवाल करना है उस पर। अब हम नॉजिक से पूछते हैं, यार नॉजिक ये बताओ कि तुम कह रहे हो कि ऐसा ही होना चाहिए, तो आपको नहीं लगता नॉजिक की प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट हो जाएगी, इट विल क्रिएट इनइक्वालिटी? तो नॉजिक कहते हैं कि व्हाट डू यू वांट इन टर्म्स ऑफ सोशलिज्म, डू यू वांट टू शेयर पॉवर्टी? नॉजिक का कहना है कि जिन लोगों को मेहनत करना, जिन लोगों के अंदर टैलेंट है, वो अगर पैसा बना रहे हैं तो वो बाकी एरिया के लिए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज नो ह्यूमन कैन एवर थ्राइव विदाउट कोऑपरेशन। तो ये लोग भी कोऑपरेट करेंगे जो भी प्रॉपर्टी बना रहा है, और अपॉर्चुनिटी दूसरे के लिए भी आएगी। ये इनका कहना है। और इनका कहना है कि इससे बाकी लोग भी मोटिवेट होंगे टू वर्क मोर, टू प्रोड्यूस बेटर। और ये सब जो हो रहा है वो लीगल वे में हो रहा है, किसी को फोर्स नहीं करना, और ना ही आप किसी को फोर्स कर सकते या हर्डल बन सकते कि वो अमीर बन जाए। हर्डल भी नहीं करना, ये नॉजिक अपने एंटाइटलमेंट थ्योरी में कह रहे हैं। नॉजिक का कहना है कि यार जो सोशलिस्ट वाले लोग हैं, क्योंकि नॉजिक तो भाई अपोजिट है बिल्कुल सोशलिस्ट के। नॉजिक कहते हैं जो सोशलिस्ट वाले हैं ये रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जो कि हमारा आज का डिबेट है। इनका कहना है रिडिस्ट्रीब्यूशन के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं है कि शेयरिंग ऑफ पॉवर्टी हो जाएगी, यानी कि जब ऐसे लोगों से संपत्ति ले ली जाएगी जो रिस्क ले सकते हैं, जो ज्यादा टैलेंट रखते हैं, वो पता है उनको कि कहां पर रिस्क लेकर कहां पर पैसा लगाना है, कौन सी फैक्ट्री लगानी, कौन सी इंडस्ट्री लगानी, कैसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, उनसे आपने पैसा ले लिया और आपने कहा रिडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ऐसे में जो कलेक्टिव वेल्थ ऑफ नेशन है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर सबको आपने पैसा बांट दिया अमीर से लेकर, तो जिसके पास पैसा गया है वो क्या करेगा? क्या वो भी ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा? उतनी जरूरी है ये बात नहीं है। उनका कहना है कि ये तो आप रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉवर्टी कर दोगे, फिर देश में गरीबी को बांट दोगे, क्योंकि देश की लिमिटेशन तो हो ही जाएगी उससे। अब इस कंटेक्स्ट को कुछ लोग जो इंडिया के रेफरेंस में कहेंगे, वो कहेंगे कि इंडिया इज इन ऑन सच अ जंक्चर दैट वी आर फोकसिंग ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ। 1991 में जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, अपॉर्चुनिटीज आई, वो बात भी ठीक है कि उसका फायदा हर किसी को एकदम से नहीं हुआ, और अभी तक भी उसका फायदा कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं भारत में वहां नहीं पहुंचा। बट 1991 से अगर 2024 में आज हम इस डिबेट को डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू आर यूजिंग राइट नाउ आर प्रोडक्ट ऑफ मार्केट? जो लिबर्टेरियन है नॉजिक, इनका मानना है कि you should believe in market. When he says believe in market, he says believe in laissez-faire, believe in free choices, believe in innovation, believe in creation of more opportunities. सरकार का दखल कम से कम होना चाहिए, सरकार का दखल सिक्योरिटी में होना चाहिए, स्टेबिलिटी में होना चाहिए, इसमें होना चाहिए कि कोई गलत तरीके से संपत्ति को अर्जित ना करे।
कोई दूसरे के बढ़ने में रुकावट ना करे, यह सरकार का काम होना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। तो अब इंडिया के केस में 1991 से और अभी हम 2024 में हैं, तो कहा जा रहा है कि अब हम उस जगह पर हैं जहां हमें जो ट्रांजिशन वर्ल्ड में हो रहा है इकोनॉमी का, इस समय हमें मैन्युफैक्चरिंग पर भी फोकस करना है। और क्योंकि आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज आर लाइक बेस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, और उसमें इंडिया का सर्विस सेक्टर जो है वो हमारी टोटल इकोनॉमी की जीडीपी का मेजर कंट्रीब्यूशन करता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इंडिया को इस समय अपनी एडवांटेजेस पर खेलने का समय है। यहां पर हमें यूथ को मोटिवेट करने का समय है कि भाई तुम जो वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, जो नए आइडियाज में पैसा लगा सकते हो, उस पर सरकार रेगुलेशन नहीं करेगी, इनेबलर का काम करेगी। जो लोग पीछे रह गए हैं उनके लिए क्या करना होगा, जिनके पास अभी एक्सेस नहीं है एजुकेशन का, गरीबी की वजह से एक्सेस नहीं है क्वालिटी एजुकेशन का, तो वहां पर सरकार को फिर केवल एंटाइटलमेंट थ्योरी पर नहीं चलना ना, वहां पर सरकार को मिक्स करना पड़ेगा विद वेलफेयर अप्रोच, जो कि वेलफेयर अप्रोच मॉडल इज लाइक बेस स्ट्रक्चर ऑफ आवर सोसाइटी। आप कहेंगे बेस स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, हाउ कैन यू से दैट? व्हेन आई से सोसाइटी, आई मीन टू से कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसको समाज के परिदृश्य को देखते हुए वेलफेयर को तो बेस मानना ही होगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, यानी कि जो वेलफेयर स्टेट है ना हमारी, वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज स्टैब्लिश्ड बाय इवन सुप्रीम कोर्ट। अब जरा इस पर भी आ जाते हैं, जरा वेलफेयर स्टेट। अब यहां पर भी एक इंटरेस्टिंग डिबेट है। वेलफेयर स्टेट, अगर मान लो हम कह रहे हैं कि हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन तो होता ही रहता है, ऐसा नहीं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन कोई नया आइडिया, कारण जितनी भी आपकी वेलफेयर स्कीम्स हैं, जितनी भी आपकी सब्सिडी स्कीम्स हैं, आपको ही लगता है वो अपने आप में एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ही तो है। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, इससे पहले कांग्रेस के समय पर भी ऐसी योजनाएं थी, मनरेगा फॉर एग्जाम्पल, और आपकी इंदिरा गांधी मातृत्व सुखी योजना, ऐसी जैसे अभी पीएम आवास योजना है, ऐसे ही कांग्रेस के टाइम में भी आवास योजना थी, इंदिरा आवास योजना। तो सरकार कोई भी रहे, लेकिन वेलफेयर मॉडल इंडिया का होता ही है, क्योंकि जो डीप इनइक्वालिटीज हैं इंडिया में, उसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो वो सरकार टिक ही नहीं पाएगी, राइट? और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट भी है, कारण क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39 डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये खुद कहता है कि भाई इनइक्वालिटी के चैलेंजेस को आपको एड्रेस करना पड़ेगा। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। आर्टिकल 39 की मैं लैंग्वेज आपको शो करता हूं। तो लैंग्वेज कहता है कि जो पब्लिक वेल्थ है उसको इस तरीके से ना बांटा जाए जिससे कि अल्टीमेटली कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाए। जरा लैंग्वेज पढ़िए इसकी, फिर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा। लैंग्वेज देखिए क्या है। आर्टिकल 39 सब क्लॉज बी, द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मैटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सर्व द कॉमन गुड, यानी कि जो कम्युनिटी के रिसोर्सेज हैं ऐसे ही उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जिससे सबका भला हो। अब यहां पर लिखा मैटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी। अब मुद्दा यह है कि अमीरों से पैसा लेकर गरीबी को बांटना, मतलब कुछ नया कुछ कर देना, मान लो, ठीक है, जो अभी हो रहा है उससे कुछ नया कर देना। तो क्या किसी प्राइवेट की, मतलब किसी पर्सन की अपनी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अपना जो प्राइवेट वेल्थ है, क्या उसको भी मेटीरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी मानना चाहिए? भाई यहां लिखा मेटीरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ मैनर। जैसे कि हमारे देश की कोयले की खानें हैं, ठीक है, हमारे देश के अदर मिनरल रिसोर्सेज हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उनका एलोकेशन केवल विशेष कुछ कंपनी के नाम पर, कुछ बड़े उद्योगपतियों के नाम पर कर दिया और बहुत ही सस्ते में कर दिया, क्योंकि वो तो आर्टिकल 39 सब क्लॉज बी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, जो स्टेट को कह रहा है कि भाई इन आइडियल्स के बिहाफ पर पॉलिसी बनाना, वो तो आप उसकी अवेल ना कर रहे हैं, है कि नहीं? तो उस पर तो अप्लाई होता है, ये बात समझ में आती है हमें, ठीक है, कि देश के रिसोर्स, चाहे लैंड है, लैंड देश का रिसोर्स है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ बड़े उद्योगपतियों को ही आपने बहुत सस्ते में लैंड दे दिया, ठीक, वो वेलफेयर नहीं है, वो इस पर्टिकुलर आइडिया का वायलेशन भी माना जा सकता है। लेकिन
अब जो हम ये कह रहे हैं कि भाई रीडिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर अगर मान लो हम ऐसा करेंगे कि टैक्सेशन बढ़ा देंगे, फॉर टैक्स रेट फर्दर इंक्रीज कर देंगे फॉर रिच पीपल, राइट, और या इनहेरिटेंस पे हम कुछ नया टैक्स लगा देंगे, तो क्या वो प्राइवेट पर्सन, क्या वो कम्युनिटी का रिसोर्स है? अब देखिए इस पर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस श्री रंगनाथा रेड्डी केस। अब इसमें 4-3 से फैसला आया था, यानी कि 4 जजेस फेवर में और 3 जजेस अपोज में। किस बात पर अपोज में, पहले जरा देखिए। होल्डिंग दैट प्राइवेटली ओन रिसोर्सेज डिड नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ मेटल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस श्री रंगनाथा रेड्डी केस, कि भाई साहब जो किसी विशेष पर्सन का, फैमिली का जो अपना वेल्थ है, आप उससे छीनकर बाय मेकिंग अ लॉ कि भाई नहीं इससे ज़्यादा तुम्हारे पास वेल्थ है तो अब जो है ये सरकार ले लेगी, आप इसको आर्टिकल 39 सब क्लॉज बी का यू कैन से इस इंटरप्रिटेशन नहीं कह सकते, क्योंकि पर्सनल वेल्थ और कम्युनिटी वेल्थ अलग अलग होता है। लेकिन फिर हमने सोचा कि जो 3 जजेस हैं जिन्होंने कहा था, क्योंकि 3 जजेस ने तो इस पर हामी नहीं भरी, 3 जजेस ने तो कहा यार बिल्कुल ठीक बात है, जो पर्सनल वेल्थ है वो एक्चुअली वो भी कम्युनिटी का वेल्थ है। तो हमने सोचा भाई उन जज से उन वाले जज का पर्सपेक्टिव देखते हैं, उनका क्या कहना था, जरा इनका पर्सपेक्टिव देख लीजिए। जस्टिस कृष्णा अय्यर जो इसी बेंच पर थे, उनका क्या कहना था। उनका कहना है कि प्राइवेटली ओन रिसोर्सेज मस्ट ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज मेटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी। अब इनसे पूछो भाई ऐसा कैसे, किसी पर्सन की अपनी वेल्थ है, अपना बैंक अकाउंट, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी मेहनत, तो उसको हम समाज का संपत्ति क्यों माने? तो इनका कहना है कि देखो अल्टीमेटली जो इंडिविजुअल है वो कम्युनिटी का ही पार्ट है, और जो भी उसने सीखा है, जिसके बल पर उसने पैसा बनाया है, वो सब उसने कम्युनिटी से ही सीखा है। आप कहेंगे एग्जाम्पल, जैसे उनका कहना है कि इवन बेसिक सी चीज ले लो, लैंग्वेज, जो आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, जो आप रोड यूज कर रहे हो, जिस तरह का सिस्टम आप यूज कर रहे हो, तो इन सब में इतने सारे लोग अपना समय देकर चले गए, ये इतना अपना समय दे रहे हैं, और वो सब अपना काम अच्छे से करें, तब जाकर आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी कि आप इतना पैसा बना पा रहे हो। दैट इज वाई आपको मानना चाहिए कि एक्चुअली जो भी आपका है उसमें कम्युनिटी का भी पोर्शन है, राइट। अब ये जो इनका आइडिया है, ऐसा नहीं है कि ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स इनोवेटिव आइडिया है, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है उस आइडिया को जो आइडिया गांधी जी, आचार्य विनोबा भावे, इन सभी लीडर्स में था। जैसे कि आचार्य विनोबा भावे का नाम आपने सुना होगा, उनकी भूदान मूवमेंट, तो भूदान मूवमेंट आपको नहीं लगता इसी आइडिया पर बेस्ड थी? भूदान मूवमेंट में उन्होंने टारगेट बनाया था कि यार करीब 50 मिलियन हेक्टेयर के आसपास लैंड का मुझे पूल बनवाना है, मतलब पूल इन द सेंस कि मुझे जो बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं उनसे आग्रह करना है दैट दे शुड कंसिडर द प्लाइट ऑफ लैंडलेस लेबर, और वो अपने जो भी उनके पास लैंड है उसका 1/6 वो जो है इस भूदान मूवमेंट में दे दें। फिर इसमें से ये होता है लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एक तरीके से वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, है ना, क्योंकि लैंड वेल्थ। तो उन्होंने कहा कि अब जो भी लैंड पूल हुआ है, जिन्होंने अपना संपत्ति इसमें कमिट किया है, अब इसका एलोकेशन उनको होगा जो लैंडलेस है। इसके लिए महाराष्ट्र ने तो जैसे अलग से कानून भी लाया था, कुछ स्टेट्स ने कानून लाया जहां पर ये लैंड पूलिंग हो पाई अंडर दिस भूदान मूवमेंट, और उसमें शर्तें भी रखी गई कि भाई जिस लैंडलेस फार्मर को ये मिल रहा है, मतलब लैंडलेस जो पहले टीनेंट की तरह था किसी लैंड पर, तो वो अपनी इसको संपत्ति माने, उसको एलोकेट कर दी जाएगी, और वो अपने सब्सिस्टेंस के लिए खेती कर ले, वहाँ पर जीविका उपार्जन के लिए खेती कर ले। ये भी कंडीशन रखी गई कि जिसको लैंड अलॉट होगा बेच नहीं सकता और केवल खेती के लिए काम आएगा। अगर किसी पहले बेच तो सकता ही नहीं, ठीक है, जो एलोकेशन हुआ है उस लैंड को 1-1 एकड़ मान लो जो मिला है तो बेच नहीं सकता। दूसरा, अगर आपने उसका 1 साल के अंदर उसमें खेती शुरू नहीं करी तो भी सरकार वापस ले सकती है और किसी और को दे सकती है। तो ऐसा आइडिया इंडिया में ऑलरेडी प्रेजेंट था, ठीक। गांधी जी का ट्रस्टीशिप मॉडल ये भी इसी से कनेक्टेड था। गांधी जी का कहना था कि जो भी फॉर एग्जांपल कैपिटलिस्ट है, यानी कि जो संपत्ति है जिसके पास, इंडस्ट्री है फॉर एग्जांपल जिसकी, उसको ये मानकर चलना चाहिए कि ठीक है आपके पास ये वेल्थ है, बट यू आर लाइक अ ट्रस्टी ऑफ दिस वेल्थ, बिकॉज अल्टीमेटली वॉट एवर यू प्रोड्यूस इज एक्चुअली कैन बी कंसिडर्ड एज कम्युनिटी प्रोडक्शन। उनका कहना था कि जिस तरीके से आज के समय में
हम मार्केट, प्रोडक्ट, उसकी वैल्यू, लेबर की वैल्यू को समझते हैं, उसमें एक फंडामेंटल फ्लॉ है। इसी पॉइंट पर गांधी जी और मार्क्स को कंपेयर भी किया जाता था। आप कहेंगे बात समझ नहीं आई, मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए, क्यों रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, मान लीजिए 100 रुपए इन टोटल कॉस्ट आई, ठीक है, किसी चीज को बनाने की। इसमें रॉ मटेरियल भी है, इसमें लेबर भी है, इसमें मिसलेनियस खर्चे भी हैं, एडवर्टीजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा, लेबर भी है। लेबर का मान लीजिए टोटल दिया गया इसमें से 50 रुपए, ठीक। मार्केट में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डिसाइड होता है आपका भाव, ठीक। तो मान लीजिए ये तो कॉस्ट थी एंड यू आर एबल टू सेल इट फॉर 300 रुपीज, ठीक। ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो अल्टीमेटली यहां पर आपका मार्जिन कितना हो गया, 200 रुपीज। इस 200 रुपीज पर ओनरशिप किसकी है, बताइए किसकी ओनरशिप है? भाई जिसने फैक्ट्री लगाई उसकी ओनरशिप है। तो उसको कहा जा रहा है कैपिटलिस्ट, क्योंकि उसके पास कैपिटल है, इस वजह से ये इंडस्ट्री लग पा रही है और ये जो प्रॉफिट है इस पर हक किसका है, कैपिटलिस्ट का है। गांधी जी का मानना था कि भाई ये जो तुम्हें 200 रुपए प्रॉफिट हुआ, तो इसमें एक कारण यह था कि तुमने माना कि कॉस्ट ऑफ लेबर कितनी है, 50 है। और मार्क्स का भी यही मानना था कि भाई कॉस्ट 50 है। एक्चुअली इन दोनों का जो आइडिया, उसका भी ओरिजिन जो था, अगर मैं इसके रूट पर आपको बताऊं तो वो तो रिकार्डो की थ्योरी ऑफ सरप्लस है। मतलब वो बिल्कुल यही कहती है, वो कहती है कि भाई जो सरप्लस है ना, यहीं पर छुपा है आपका जस्टिस या इनजस्टिस। आप कहेंगे कैसे? जैसे मार्क्स ने इस बात को कहा, रिकार्डो की इस थ्योरी को लिया, फिर मार्क्स ने अपना दिमाग लगाया। मार्क्स ने कहा यार समाज ना दो ही पार्ट में बटा हुआ है, एक एक्सप्लॉयटर है और दूसरे एक्सप्लॉयटेड है, यानी कि एक शोषण करने वाले हैं, दूसरे का शोषण होने वाला है। जो ये है ये शोषण करता है क्योंकि इसके पास वेल्थ है, और ये जो है लेबर वर्कर, ये है जिसका शोषण हो रहा है। मार्क्स कह रहे हैं इसका शोषण होता ही रहेगा, इस वजह से नहीं कि इसमें कुछ कमी है। आप देखना जो अब मैं बता रहा हूं, ये एक तरीके से कहा जाता है ये मुंह तोड़ जवाब है मार्क्सियन आइडिया से नॉजिक को। कैसे? मार्क्स कहते हैं यार ये जो लिबर्टेरियन है, ये यार these are giving vulgar explanation to the poverty. They are saying if someone is poor, then that person is poor due to his or her choices, or this person is rich due to his or her choices. मार्क्स कह रहे हैं मैं इस बात का भंडाफोड़ करना चाहता हूं। मार्क्स कह रहे हैं जो आप सब मानकर चल रहे हो ऐसा है क्योंकि आपके लिए नॉर्मल है, क्योंकि आप इसी समय में पैदा हुए हो, आपने ऐसा ही देखा है, तो आप यू आर हैबिचुएटेड टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन दिस मैनर। मार्क्स कह रहे हैं व्हाट यू आर हैविंग इज अ फॉल्स कॉन्शियसनेस, भ्रमित चेतना है आप में। आपको क्या कह दिया है, ये मतलब क्या है ये बताओ। मार्क्स का कहना है कि जो जिसको 50 रुपए मिले ना लेबर को ये चीज बनाने के, 50 रुपए मिले क्यों है? क्योंकि सिस्टम ऐसा है, ये भी एक कारण है। क्योंकि सिस्टम क्या है? सिस्टम है फ्री मार्केट। फ्री मार्केट में हर किसी का भाव डिमांड सप्लाई पर है। मैंने ऑब्जेक्ट नहीं कहा, मैंने कहा हर किसी का भाव, यानी कि लेबर भी एक कमोडिटी बन गई है, डिमांड सप्लाई। इंसान भी एक कमोडिटी बन गई है, कमोडिटी है, वस्तु है इंसान। अगर मार्केट में गरीब ज्यादा हैं, वर्कर ज्यादा हैं, तो लेबर का भाव गिरता है कि नहीं गिरता है? बिल्कुल गिरता है। और वर्कर लेबर अगर कम है तो बताओ लेबर का भाव बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है। मार्क्स कह रहे हैं कि तुमने मान लिया कि इसने जो मेहनत करी, इसने जो काम किया, इसकी वैल्यू 50 रुपए ही है, और तुमने मान लिया कि ये जो मार्जिन है इस पे तुम्हारा ही हक है। ये तुमने मान लिया, क्यों? क्योंकि तुम एक ऐसी व्यवस्था में जी रहे हो जिसमें फ्री मार्केट है, जिसमें ये डिमांड सप्लाई पर ही सब कुछ छोड़ा हुआ है। ये सिस्टम है जिसकी वजह से इसका भाव ये और तुम्हारा प्रॉफिट ये, और इस पर तुम्हारा पूरा हक माना गया है। ये कोई ग्रेविटी का रूल नहीं है कि ये कोई यूनिवर्सल आइडिया है। तुम्हें लगता है यूनिवर्सल आइडिया है क्योंकि तुम इस समय में हो। तो इस वजह से मार्क्स कह रहे हैं कि इस कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ का कुछ करना पड़ेगा। इसी वजह से मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट, they talk about this division or you can say redistribution.
दे टॉक अबाउट देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये न्याय नहीं हो रहा है, इसके साथ अन्याय हुआ है। ये गरीब केवल इस वजह से नहीं क्योंकि इसके कर्म गरीबों वाले हैं, ये इस वजह से क्योंकि एक ऐसे सिस्टम पैदा हुआ है, एक ऐसे समय पैदा हुआ है जिसमें इसके काम की वैल्यू ये है। अगर ये किसी अलग समय में होता, इसके प्रोडक्ट की इसकी डिमांड ज्यादा होती, इसकी डिमांड ज्यादा होती, तो इसका भाव बढ़ जाता। तो ये फंडामेंटल नहीं है, कोई फंडामेंटल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारी क्रिएशन है, ये हमारा क्रिएशन है, हमारा कंस्ट्रक्ट है, बदला भी जा सकता है। तो गांधी जी का कहना था इसी तरीके से लेबर है, जो अन्य लोग लगे हुए हैं इन चीजों को बनाने में, तो ये जो प्रॉफिट आया है इसमें बहुत सारे लोगों का हक है। क्योंकि जो प्राइस डिस्कवरी है, चाहे वो प्रोडक्ट की प्राइस डिस्कवरी हो, चाहे वो लेबर की प्राइस डिस्कवरी हो, ये प्राइस डिस्कवरी आज के समय में डिमांड सप्लाई से चल रहा है। दैट इज वाई दिस इनइक्वालिटी इज राइजिंग। सोशलिस्ट कहते हैं कि ये प्राइस डिस्कवरी का जो कॉन्सेप्ट है डिमांड सप्लाई पे, हम इसको ट्वीक कर देंगे बाय स्टेट इंटरवेंशन। जब सरकार ही दखल दे देगी, सरकार कहेगी भाई मिनिमम इतनी लेबर तुम्हें देना पड़ेगा, तुम्हें मिनिमम क्या लिविंग वेजेस देनी पड़ेंगी, जिससे ये अपना जीवन ठीक से चला सके। अगर ये 8 घंटा मेहनत करता है, अपने काम में इसका एक स्पेसिफिक स्किल सेट है, तो इसको इतना तो मिलना चाहिए। तो ऐसे में इसका ये होगा राइज। रही बात प्राइस की, तो जब स्टेट लेड मॉडल होता है, जो सोशलिस्ट मॉडल होता है, तो उसमें फिर कहा जाता है कि जो प्राइस होगा वो भी केवल डिमांड सप्लाई पे नहीं, स्टेट का दखल उसमें भी होगा, जिससे कि आप जिसके पास पैसा नहीं है उसका शोषण ना कर सको, जिससे इस प्रोडक्ट का एक्सेस उसको भी रहे। तो इस वजह से स्टेट कहेगी इससे ज्यादा ना बेच पाओगे आप, दिस इज द मैक्सिमम प्राइस, इससे ज्यादा नहीं बेचोगे। तो ये स्टेट लेड मॉडल जो है, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन के आइडिया का सबसे पॉपुलर फॉर्मेट है, ठीक। एंड टॉकिंग अबाउट दिस इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, तो इंडिया में ऐसा डायरेक्ट दखल वाला मॉडल ना तो तब था, मतलब जैसे हम आज़ाद हुए तब हम सोशलिस्ट मॉडल था, हमने कई सारे फैसले लिए, लैंड सीलिंग ली यूपी में, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके नाम पर 70 बीघा से जितना ऊपर ज़्यादा ज़मीन होगी वो सरकार ले लेगी, लैंड सीलिंग के नाम पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसका वो रिडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। चौधरी चरण सिंह जी का उसमें एक मेजर रोल कहा जाता है व्हेन इट कम्स टू इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन केस ऑफ उत्तर प्रदेश, राइट। तो ऐसे आइडियाज थे, लेकिन एग्जैक्टली पूरी तरह सरकार का कंट्रोल हर जगह ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में ही डिक्लेयर हुआ कि इंडिया इज गोइंग टू बी मिक्स इकोनॉमी, यानी कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों रहेंगे, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर मेजर रोल रखेगा, राइट। लेकिन आज हम उस जगह पर हैं जहां पर प्राइवेट सेक्टर को हमारा इकोनॉमिक सर्वे कहता है ये प्राइम मूवर है हमारी इकोनॉमी का, प्राइम मूवर, ठीक। अब इस पर एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आपको, क्योंकि मैंने कहा कि इक्वालिटी एंड जस्टिस कनेक्टेड है। तो एक स्कॉलर हैं ड्वार्किन, रोनाल्ड ड्वार्किन, उनका अच्छा कंट्रीब्यूशन है विद रिस्पेक्ट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो रोनाल्ड ड्वार्किन कहते हैं कि हर किसी को ना जो कठिनाई वो झेल रहा है अपने किए गए एक्शंस की वजह से, वो तो जस्टिफाइड है, ठीक है। लेकिन किसी के साथ कोई कठिनाई वो झेल रहा है इस वजह से जिसमें कि उसका कोई एक्शन नहीं इन्वॉल्व है, ये गलत है। आप कहेंगे एग्जाम्पल ये, कोई किस इकोनॉमिक बैकग्राउंड में पैदा हुआ है, इस वजह से उस पर अपॉर्चुनिटीज कम नहीं होनी चाहिए, राइट। क्योंकि उसमें उसका कोई मतलब उसका क्या उसमें रोल रहा है, वो किस परिवार में जन्मा है, किस लोग के कैसी स्थिति में जन्मा है, वो उसमें उसका कोई रोल नहीं है। लेकिन हाँ, जब उसको अवसर दे दिए जाएं पढ़ने के, उसको अवसर दे दिए जाएं अच्छे अपॉर्चुनिटीज के, अदर अपॉर्चुनिटीज टू ब्रॉडन हिज हर थिंकिंग, और ये सब अपॉर्चुनिटी सरकार अगर दे दे, लेकिन फिर भी उसके फैसले ऐसे रहें जिसकी वजह से उसकी स्थिति उतनी अच्छी ना रहे इकोनॉमिकली, तो फिर वो खुद जिम्मेदार है, अब सरकार उसमें कुछ ना करे। तो यहां पर डॉर्किन कहते हैं कि रिडिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया जो कि हमारी डिबेट है उस पर, वो कहते हैं कि एक जस्ट इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी जस्टिफाइड। जस्ट इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, बार बार नहीं, जस्ट इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार सरकार
अपॉर्चुनिटी हर किसी को दे, चाहे वो किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, किसी भी सोशल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। आई थिंक ये आइडिया तो आप भी एग्री करेंगे कि भाई कोई कहां पर पैदा हुआ, किस स्थिति में पैदा हुआ, इस वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके पास चॉइसेस नहीं है टू वर्क हार्ड, टू वर्क बेटर एंड गेट अहेड इन लाइफ, है कि नहीं। जस्टिस पर बहुत ही फेमस नाम है रॉल्स, तो इक्वालिटी पर ड्वर्किन और जस्टिस पर रॉल्स। रॉल्स का बहुत फेमस आइडिया, रॉल्स कहते हैं कि मेरा मानना है कि समाज में हर किसी को पहली प्राथमिकता हमारे सिस्टम की होनी चाहिए, पहली प्रायोरिटी, कि हर किसी को इतनी लिबर्टी मिले कि जो उसके अंदर टैलेंट है वो उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाए, तभी होगा जस्टिस। अगर सरकार ने ऐसा सिस्टम बना दिया चाहे जिसमें कि किसी के पास टैलेंट तो है लेकिन फिर भी वो अपने टैलेंट के हिसाब से आगे बढ़ नहीं पा रहा, तो दैट इज रॉन्ग। तो ये लिबर्टी जो है अवेलेबल होनी चाहिए टू ऑल, ठीक, हर किसी के पास अपने टैलेंट के हिसाब से आप बढ़ो आगे। फिर वो कहते हैं कि इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अब ये भी पता है हमें कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास अभी वो टैलेंट डिस्कवरी नहीं हुई, अभी वो स्किल सेट नहीं बना, तो उनको अवसर दिए जाए कि भाई चलो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, तुम चीजों को सीखो, आगे बढ़ो, राइट। फिर तीसरे ऐसे भी लोग होंगे जो डिसएडवांटेजेस कंडीशन में होंगे, तो ऐसे में उनके लिए वो यूज करते हैं वर्ड डिफरेंस प्रिंसिपल। डिफरेंस प्रिंसिपल का मतलब जो डिसएडवांटेजेस सेक्शन है उसको सरकार अपनी तरफ से कुछ एडिशनल वेलफेयर इनिशिएटिव्स में हेल्प करे। तो जैसे कि वेलफेयर स्कीम्स है हमारी फॉर डिसएडवांटेजेस सेक्शन, है ना। तो वो कहते हैं ये तीनों होनी चाहिए, पहली प्राथमिकता ये, सेकंड ये, थर्ड ये, तीनों होनी चाहिए, तब जाकर आप कहेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया ऑफ जस्टिस आएगा। और आपको पता है कि चाहे एंशिएंट्स की बात करें या मॉडर्न की बात करें, हर समय पर अगर आपको एक स्टेबल एटमॉस्फेयर में जीना है, किसी भी समाज को तरक्की करनी है, तो उसको अपनी न्याय की अवधारणा मीन्स द आइडिया ऑफ जस्टिस, उस पर डिबेट करनी होगी, डिस्कशन करनी होगी, उसके तरीके ऐसे खोजने होंगे जो हमारे आज के चैलेंजेस का सोल्यूशन दे सकें। अगर आज हमारे देश में रिडिस्ट्रीब्यूशन की डिबेट बन रही है तो आपको भी सोचना चाहिए इस पे यार, मतलब किस तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूशन, क्या जरूरी है रिडिस्ट्रीब्यूशन, और अभी ऑलरेडी जो हो रहा है रिडिस्ट्रीब्यूशन उसका क्या, राइट। क्योंकि अगर आप ऐसे समाज में जीते हैं जहां पर एक तबका ऐसा मानता है कि यार ये समाजी इनजस्टिस वाला है, मीन्स इफ अ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी बिलीव्स दैट द सिस्टम रिप्रेजेंट इनजस्टिस, देन दोज पीपल एक्चुअली, अगर वो समझेंगे नहीं कि ये सिस्टम हमारा है, तो इससे क्या होगी, इससे तो इनस्टेबिलिटी आएगी सिस्टम में, आप बेस्ट पोटेंशियल को रियलाइज ही नहीं कर पाएंगे सिस्टम के, है कि नहीं। तो ये आपके आइडियाज यहां पर चल रहे हैं। तो इस सोशलिज्म शेयरिंग पॉवर्टी, शेयरिंग ऑफ पॉवर्टी, जैसे मैंने कहा कि यार नॉजिक जब कह रहे हैं कि भाई आपका पूरा हक है और सोशलिज्म अगर आप करोगे तो यार मान लो आपने वेल्थ ही जनरेट नहीं करा, तो फिर ऐसे रिडिस्ट्रीब्यूशन से क्या होगा, ये तो पॉवर्टी शेयर करने वाली बात हो जाएगी। तो इस पर मैं जवाब देता हूं आपको मार्क्स का। मार्क्स कहते हैं, अब मार्क्स क्या कहते हैं और अदर जगह रियलिटी चेक क्या है दोनों बताता हूं। मार्क्स कहते हैं कि मैं एक ऐसे समाज की या ऐसी इकोनॉमी की बात कर रहा हूं जहां पर सरप्लस होगा, मींस डेफिशिएंसी में डिस्ट्रीब्यूशन की बात तो मार्क्स भी नहीं करते। मार्क्स कह रहे हैं सरप्लस ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी, तभी तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सरप्लस इज द बेस, यानी कि आपके पास इतना जनरेट करना चाहिए आपको जिससे कि सबको, सब जो भी रिसोर्सेज जरूरी हैं सबको वो अवेलेबल हो जाए। आप कहेंगे भाई ये तो बता दो ये सरप्लस बनेगा कैसे। अगर आपने लोगों से मोटिवेशन छीन ली, लोग ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार आई कैन बी मोर। लेकिन अगर ये हो गया तुम कितनी मेहनत कर लो सब बराबर, तो फिर ये ज्यादा मेहनत करेगा क्यों, ये ज्यादा सोचेगा क्यों, इनोवेशन क्यों करेगा। तो मार्क्स इस पे एक बड़ा आइडियल अपना स्टैंड देते हैं। मार्क्स कहते हैं यार हर किसी को, इंसान को ना जिंदगी में चाहिए खुशी। तो आप कहोगे यार ये बात तो वैलिड है, ठीक है, एवरीवन वांट्स हैप्पीनेस। वो कह रहे हैं हैप्पीनेस तब आती है जब आप अपनी लाइफ अपने ट्रू नेचर से जीते हो, आपका ट्रू नेचर, ट्रू नेचर ऑफ ह्यूमन। अब आप कहोगे यार हमारा ट्रू नेचर क्या है। मार्क्स कह रहे हैं देखो दो है तुम्हारा ट्रू नेचर, एक है बीइंग क्रिएटिव,
और दूसरा है बीइंग सोशल। मार्क्स कह रहे हैं कि यार सरप्लस इस वजह से आएगा क्योंकि जो मैं व्यवस्था प्रपोज कर रहा हूं उस व्यवस्था में हर किसी को आजादी होगी कि तुम्हें जो काम करने मजा आता है, जिस काम में तुम जबरदस्त काम कर सकते हो, उस काम को करो। मार्क्स का मानना था कि लोग केवल पैसा कमाने के लिए काम नहीं करेंगे। आज वो ऐसे जी रहे हैं, ऐसी व्यवस्था बन गई है तो मजबूर हैं ऐसे काम करने पर। लेकिन एक अगर उनको आजादी दे दी जाए उनकी सभी आवश्यकताओं से, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसमें। वो कह रहे हैं ट्रू फ्रीडम विल कम व्हेन पीपल आर गोइंग टू बी फ्री फ्रॉम देयर नेसेसिटीज। अपनी आवश्यकताओं से फ्री हो जाएंगे। आप कहोगे कैसे होंगे? मार्क्स कह रहे हैं सुन तो लो तुम बात पूरी। मार्क्स कह रहे हैं जब हर कोई क्रिएटिव है, हर कोई वो काम करेगा जिसमें वो बेस्ट है, ठीक, और हर कोई सोशल भी है। आप कहोगे मैं तो नहीं हूं सोशल। मार्क्स कह रहे हैं तुम नहीं हो सोशल तो तुम दुख में हो। मार्क्स कह रहे हैं कि जब हम लोगों से घुलते मिलते हैं, जब ग्रुप बनाते हैं, जब कोई क्रिएटिव होकर कुछ काम करते हैं लोगों के साथ मिलकर, उससे हमें मिलती है खुशी। उससे, क्योंकि वो हमारा ट्रू नेचर है, इसी तरीके से हमें नेचर ने बनाया है। तो ऐसे में पीपल आर गोइंग टू क्रिएट सरप्लस। वो फैक्ट्रीज में काम करेंगे इस वजह से क्योंकि उनको वो काम करने में बेस्ट, मतलब वो अपने काम में बेस्ट हैं, बेस्ट होना चाहते हैं और समाज के साथ मिलकर काम करेंगे। तो ऐसे में फिर वो दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। मीन्स सोसाइटी विल बी इन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, और कोई कपड़ा बना रहा है, कोई जूता बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, और वो जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो दूसरों को शेयर करेंगे जिसको उसकी जरूरत है, और बाकी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस उनको शेयर करेंगी जिस चीज को उनको जरूरत है। हालांकि ये आइडिया यूटोपिया ही रहा क्योंकि ग्राउंड पर ऐसा इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। मार्क्स के नाम पर और इस आइडिया के नाम पर जो हुआ वो हम जानते हैं, यानी कि जो अथॉरिटेरियनिज्म आया, डिक्टेटरशिप आई, शोषण भी कितनी जगह पर लोगों का हुआ, राइट, क्योंकि ट्रू आइडिया था वो यूटोपिया था। यूटोपिया का मतलब होता है इतना अच्छा जो वास्तविकता से ही दूर हो, राइट। तो अगर हम इस बात को सम अप करें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि देखो आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर लिबरल आइडिया प्रोमिनेंट है। लिबरल आइडिया बात करता है फ्रीडम की, क्योंकि लिबरे वर्ड से बना है जिसका मतलब है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब क्या है? अगर हम इकोनॉमी में इसकी बात करें तो इसका मतलब है कि आप मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चीजों को प्रोड्यूस करें और प्रोड्यूस करके प्रॉफिट को एक्यूमुलेट करें। ये प्रॉफिट एक्यूमुलेशन आपका मोटिवेशन होगा टू प्रोड्यूस मोर, टू प्रोड्यूस बेटर। इसी से इनोवेशन आएगी, ठीक। तो ये आइडिया अभी का सबसे पॉपुलर आइडिया है जो इस समय चल रहा है। लेकिन इसमें फ्लॉ क्या रहा? क्यों डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई? क्योंकि इससे इनइक्वालिटी भी आ गई। यह माना गया कि कुछ लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा आ गया तो वो राजनीति, सरकार को भी प्रभावित करने लग गए, मीडिया को भी प्रभावित करने लग गए। तो ऐसे में फिर वो जब पॉलिसीज को ही प्रभावित कर रहे हैं तो जो देश के रिसोर्सेज हैं, जैसे कि आपका लैंड है, वाटर है, मिनरल्स हैं, तो उसकी पॉलिसीज को भी वो बहुत आसानी से चेंज करा लेते हैं अपने फेवर में, और ऑफिशियली बता देते हैं कि इतने में ही मिल सकती थी और वो टेंडर इतने में ही हो सकता था। तो ऐसे में सरकार के पास पैसा आता है कम, जिसकी वजह से सरकार जो इतने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पर खर्च कर सकती है उतनी कर नहीं पाती। तो कहने के लिए वेलफेयर स्कीम्स हैं, बट आर दीज वेलफेयर स्कीम्स ट्रूली सेटिस्फैक्टरी ऑन ग्राउंड? क्या 500 रुपए पेंशन देने से, 1000 रुपए पेंशन देने से किसी गरीब के पास वो चॉइस आ पाती है जो जिस चॉइस से वो बेटर लाइफ जी पाता है? क्या एनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो पाती हैं? ये आइडिया कहता है कि यार इससे इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी। क्योंकि मैं तो आपको सारे पर्सपेक्टिव बता रहा हूं, ठीक है। मैं जब लिबरल की बात करूंगा तो लिबरल बनकर करूंगा, जब सोशलिस्ट काउंटर की बात करूंगा तो सोशलिस्ट बनकर करूंगा, जिससे आप सारे पर्सपेक्टिव समझ सकें। अब इनका कहना है कि इससे इंडस्ट्री बढ़ती है, इंडस्ट्री बढ़ती है तो जॉब्स बढ़ेंगी, जॉब्स बढ़ेंगी तो सबको फायदा होगा ही। उसको हम कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब होता है कि आप अगर कॉर्पोरेट को पुश करोगे, इंडस्ट्रीज को पुश करोगे, तो अल्टीमेटली जॉब्स आएंगी। जॉब्स आएंगी तो इट्स लाइक कि भाई तुमने उसको मछली दान में नहीं दी, ग्रांट में नहीं दी, तुमने उसको मछली मतलब फिशिंग करना सिखा दिया, तो भाई वो जॉब मिल जाएगी, कैपेबल हो जाएगा। लेकिन इस पे जो काउंटर है वो ये कहता है एडिक्वेट जॉब्स नहीं क्रिएट होती।
प्लस ऐसे इकोनॉमिक मॉडल बनते हैं जिसमें कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच ज़्यादा है, तो ऐसे में कम लेबर और एक विशेष तरह की लेबर, हाई स्किल्ड लेबर का ही इस्तेमाल करके वो उद्योगपति ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाते हैं, जिससे एक्यूमुलेशन हो पा रहा है, वेल्थ कंसेंट्रेट हो पा रहा है। एक्चुअल में वो जो इकोनॉमिक मॉडल है, इंडस्ट्री तो आई, लेकिन इकोनॉमिक मॉडल ऐसा है कि जिससे कि उसका इंपैक्ट जो है सब पर नहीं है, उसका वाइडर इंपैक्ट नहीं है, उसका इंपैक्ट केवल कुछ पर है, केवल कुछ ही पर है, राइट। फिर इसी पे एक सपोर्ट में आता है आइडिया मैनेजरियल रिवोल्यूशन। यह आइडिया कहता है, लिबरलिज्म के सपोर्ट में ही है, यह कह रहा है यार आज एक गरीब का बच्चा भी अगर पढ़े और इंजीनियरिंग कर रहा है, एमबीए कर रहा है, या कोई भी और फील्ड में जा रहा है, ठीक है, मेडिकल में जा रहा है, किसी भी फील्ड में जा रहा है, अगर मैं किसी कंपनी की बात करूं, क्योंकि मैनेजरियल रिवोल्यूशन ये कहता है कि टॉप कंपनीज आर नॉट बीइंग रन बाय द कैपिटलिस्ट, टॉप कंपनीज आर बीइंग रन बाय द मैनेजर्स। तो आज लिबरल मॉडल तो आपको अपॉर्चुनिटी ऐसी दे रहा है कि आप रिडिस्ट्रीब्यूशन की क्यों सोच रहे हो, आप केवल अवसर को भुनाने की सोचो, और अवसर आपको केवल लिबरल मॉडल दे सकता है, वेल्थ के रिडिस्ट्रीब्यूशन की मत सोचो। क्यों? वो कह रहे हैं भाई अगर गरीब का बच्चा भी है वो भी पढ़ सकता है और वो चाहे तो गूगल का सीईओ बन सकता है, मिडिल क्लास का बच्चा भी माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बन सकता है। तो बेसिकली एग्जाम्पल, अगर मैनेजर रेवोल्यूशन समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया जाए तो सुंदर पिचई, सत्य नडेला, मतलब कि भाई कोई भी कहीं से मिडिल क्लास से भी आगे बढ़ सकता है। इंदिरा नूई पेप्सिको की सीईओ बन गई। तो कहने का मतलब है मैनेजर रेवोल्यूशन जस्टिफाई कर रहा है कि भाई ये मॉडल ठीक है, लेकिन फिर जो काउंटर है, जो इनइक्वालिटी वाले हैं, मतलब जो सोशलिस्ट आइडिया, वो क्या कहता है? वो कहता है कि यार तुम झूठ मत बोलो। ये कहेंगे झूठ क्यों बोल रहे हैं भाई, हम तो सच बोल रहे हैं। सत्य नडेला, सुंदर पिचई, इंदिरा नूई, कितने सारे एग्जाम्पल हैं। यूएस की सिलिकॉन वैली में देख लो, टेक फील्ड में कितने सारे इंडियन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से आपको बढ़ते हुए मिल जाएंगे। आईआईटीज, एनआईटीज, आईएम्स, इवन आज तो केवल डिग्री की भी बात ना की जाए, क्योंकि एक समय के बाद डिग्री के अलावा आपको टैलेंट चाहिए होता है। तो डिग्री भी आप साइड कर दो, लेकिन जो टैलेंटेड लोग हैं वो बहुत ऊपर पहुंच रहे हैं, कंपनियां चला रहे हैं। तो अब इस पर काउंटर आता है, वो कहता है कि मैं इस वजह से कह रहा हूं कि आप झूठ बोल रहे हो कि करोड़ों की जनसंख्या में आपने मुझे 10 नाम गिना दिए, 15 नाम गिना दिए, क्या वो 15 नाम ये हक रखते हैं उन लाखों करोड़ों बच्चों को मतलब गुमनाम कर देने का, जिनको एक्चुअली मेहनत वो कर रहे थे, लेकिन एक टाइम पर उनको जब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी कि यार मैं अब नेक्स्ट स्टेप करूं क्या लाइफ में, और इस वजह से वो हार गए, उन्होंने अपना सपना छोटा कर दिया, या फिर अब वो गुजर बसर कर रहे हैं, उनकी कहानी कौन बताएगा? ये मैनेजरियल रिवोल्यूशन ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक बहुत ही शाइनी सी बात आपने बना दी और उसके पीछे कितनी सारी कहानियों को आपने दबा दिया है। There are very few people who could actually get to this level. What about others? क्या उन सब में किसी में टैलेंट नहीं था? जैसे एग्जांपल, अगर कुछ ही सीट्स हैं, अगर 10 सीट हैं और उसमें 50,000 बच्चे बैठ रहे हैं, तो ये थोड़ा ना है कि 10 सीट जिसका सिलेक्शन हुआ ठीक है, उसके बाद बाकी सब ऐसे ही है। नहीं, वो तो सीट 10 थी ना भाई, काम तो बाकी भी कर सकते थे। हो सकता है कितने सारों में कैपेबिलिटी थी, हो सकता है उसमें से काफी सारों में थी, हो सकता है 50,000 में 10,000 में हो, लेकिन ये थोड़ा ना है कि आपने मान लिया कि बाकी 9,000 कुछ तो वो तो सब ऐसे ही हैं, जो कि ये कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यू हैव टू थिंक अदर वे एज वेल। यानी कि अगर इनइक्वालिटी है, ये क्या हो गया इनके बीच में, ठीक है ऊपर कर देते हैं, इनइक्वालिटी है तो वी नीड टू थिंक ऑफ वेलफेयर, एंड वेलफेयर स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन कैपेबिलिटी। इसका सपोर्ट करते हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को हम सोशल लिबरल मानते हैं, यानी कि वो लिबरल और सोशल के कहीं बीच में है, ऐसा मान लीजिए आप। कैसे? वो कहते हैं कि जैसे एग्जांपल देते हैं अमर्त्य सेन इंडिया का। इंडिया इज द बेस्ट केस स्टडी टू अंडरस्टैंड दिस। 1991 में जैसे हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अमर्त्य सेन कहते हैं कि यार जो कैपिटलिस्ट नेशन है ना, दे कुड एक्चुअली बेनिफिट मोर फ्रॉम इंडिया बीइंग एन ओपन इकोनॉमी। यू कैन से पहले से ज्यादा ओपन इकोनॉमी। कारण, क्योंकि उनके लोगों के पास और उनकी इकोनॉमी के पास, उनकी कंपनीज के पास कैपेबिलिटी थी टू मैन्युफैक्चर दोज थिंग, प्रोवाइड दोज सर्विसेज
जो कि इंडियंस को जरूरत थी। लेकिन अगर हमारे देश में कैपेबिलिटी नहीं होगी, स्किल सेट नहीं होगा, तो एक्चुअली आप कैसा भी ये ओपन मार्केट इकोनॉमी ले आओ, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस होना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन, नाम की एजुकेशन नहीं, क्वालिटी एजुकेशन। तो गवर्नमेंट शुड फोकस मोर ऑन क्वालिटी एजुकेशन। गवर्नमेंट शुड फोकस मोर ऑन हेल्थ केयर, क्योंकि अगर स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो भाई फिर कैसे कैपेबिलिटी होगी डेवलप। प्लस वो एक और एस्पेक्ट पर कहते हैं, पॉवर्टी और या फिर लैक ऑफ चॉइसेस आर नॉट जस्ट अबाउट इकोनॉमिक, यू नीड टू थिंक ऑफ सोशल चॉइसेस एज वेल। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी परिवार के पास जो रिसोर्सेज हैं वो हैं, और कि भाई हम एक बच्चे पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, तो ठीक है, इस वे यहाँ पर इकोनॉमिक वाला एंगल था। लेकिन कई जगह पर ऐसा भी तो है कि जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन है। आज आप अपने आसपास शायद कुछ एग्जाम्पल देख रहे होंगे कि नहीं नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, बट हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं। भारत ह्यूमैनिटी का 1/6 पॉपुलेशन है। इंडिया इज अ वेरी बिग नेशन। कई बार हम इमेजिन नहीं कर पाते कि हम कितने बड़े हैं और कितने इंपॉर्टेंट हैं दुनिया की ग्रोथ के लिए, राइट? इतनी बड़ी मार्केट है हम। और तो ऐसे में हमें यह भी देखना पड़ेगा कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में एक ऐसे भी सेक्शंस हैं, ऐसी भी जगह हैं जहां पर कुछ जेंडर्स को मौका नहीं दिया जाता। फॉर एग्जाम्पल गर्ल जेंडर को मौका नहीं दिया जाता, या ट्रांसजेंडर्स को दरकिनार कर दिया जाता है। तो ऐसे में उनको भी तो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए भाई, तभी तो जस्टिस होगा, राइट? फिर इस पर एक और डिबेट आती है कि जैसे अफर्मेटिव एक्शन बात करता है रिजर्वेशन की, कि भाई रिजर्वेशन होना चाहिए। अब जैसे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था कि भाई 50% से ऊपर भी हम स्लैब कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू डू दैट। और ये गैप रहा है अभी तक, जो है देखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है टॉप जॉब्स में। तो फिर उस पर यह भी सवाल उठता है, यहां पर उठता है कि अगर इतने सालों से रिजर्वेशन के बाद एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद रिजर्वेशन पॉलिसी में फ्लॉ हो। रिजर्वेशन पॉलिसी का भी रिव्यू होना चाहिए, जिससे कि एक्चुअल अगर वो अभी है रिजर्वेशन पॉलिसी, तो उन तक पहुंच सके जिनको वाकई जरूरत है। और फिर इस पर जो एक काउंटर ओपिनियन है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से ही आती है। वो कहती है कि काउंटर ओपिनियन कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं इससे रिवर्स जस्टिस भी हो रहा है एक बड़े सेक्शन के साथ, मतलब रिवर्स इनजस्टिस भी हो रहा है एक दूसरे सेक्शन के साथ। तो जो भी हमारी पॉलिसीज हों, पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसीज हों, they should be based on very enriching debates, and that is why it is very important that you people should actually learn about these things, question about these things. ये एक छोटा सा लेक्चर था आज, जिसमें इस तरीके से उन पॉइंट्स को छुआ गया है, जिससे कि हम रीडिस्ट्रीब्यूशन के आइडिया पर, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पर एक्चुअली कुछ पॉइंट्स अपने एटलीस्ट समझ सकें। लेकिन दिस इज अ वेरी यू कैन से इंटरेस्टिंग इंट्रीगिंग फील्ड, राइट? इट मेक्स अस यू कैन से अ बेटर ह्यूमन, क्योंकि उसके बाद हम किसी एक मीडिया रिपोर्ट से, किसी पॉलिटिकल बयान से बहकावे में नहीं आएंगे, क्योंकि हमें सवाल करना आता है, हमें तथ्यों की भी जानकारी है, हम ढूंढ सकते हैं फैक्ट्स क्या हैं और नैरेटिव्स क्या हैं। क्योंकि कई बार पॉलिटिकल पार्टीज इमोशनल अपील का इस्तेमाल करती हैं, रेशनल अपील को बैक साइड पे रखती हैं, क्योंकि पीपल टेंड टू एक्चुअली गिव वोट easily on the basis of emotion, right? तो वैसे इन टॉपिक्स को अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस जो डोमेन है उसको पढ़िए, आप मज़ा आ जाएगा, डेप्थ आ जाएगी, एंड इट इज़ गोइंग टू एक्चुअली ओपन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर जनरल नॉलेज, ये आपको लाइफ में कितनी जगह पर काम आएगा। क्योंकि मुद्दा केवल यहाँ का नहीं है, मुद्दा ये है कि इसको सीख के जो आप सवाल करना सीख जाएंगे, जो जिस तरीके से आप मार्केट को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इवॉल्व होते हुए और उसका नेक्स्ट इम्प्लीकेशन क्या होगा, इसके ऑप्शंस देखना सीख जाएंगे। तो चाहे आप फाइनेंस फील्ड में हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ में हो, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन में हो, वी ऑल शुड एक्चुअली स्टडी दीज थिंग्स। कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि देखो, इनइक्वालिटीज इन इंडिया इज अ फैक्ट, ठीक, नो वन कैन डिनाई दैट।
right? India is at a stage where we need to generate more wealth, focus on more innovation. We at such a juncture that we need Indian talent as well as outside talent to come in India and build things. So this can only be done when people have motivation to actually gain more, take more. यही गेम है, हमें इसका भी ध्यान रखना है, राइट? तो प्लेन रीडिस्ट्रीब्यूशन दैट वी कैन नॉट डू, राइट? हम ऐसे पॉइंट पर हैं, राइट? तीसरा, जो वेलफेयर पॉलिसीज हैं उसमें जो कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच है, ग्राउंड पर उसके इंप्लीमेंटेशन को फर्दर बेटर करना पड़ेगा. जैसे कि हायर एजुकेशन क्यों ले स्टूडेंट्स, तो बेटर इंसेंटिव्स करने पड़ेंगे, राइट? रिसर्च में क्यों जाए स्टूडेंट्स, बेटर इंसेंटिव्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेगी. देखिए, वी हैव सीन इकोनॉमीज लाइक सिंगापुर, विन चाइना, क्वांटम लीप लिया इन लोगों ने. कैसे लिए? बिकॉज स्टेट हैज गिवन इंसेंटिव्स इन सर्टेन सेक्टर्स एंड स्टेट हैज अडॉप्टेड लिबरल पॉलिसीज फॉर इकोनॉमी एज वेल. तो इस पर हमें ध्यान देना होगा, राइट? विद रेस्पेक्ट टू दैट सेक्शन जिसकी मीन जो वेज है वो नहीं उतनी बढ़ रही है जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, ये भी एक सत्य है. हम उसको केवल सरकार की योजनाओं से, जो फ्रीबीज से मिलता है राशन, केवल उस पर निर्भर नहीं रख सकते. तो हमें वहाँ पर भी जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट तो हैं कि ग्रामीण जीविका योजना, राइट? बट ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए वी नीड आर टैलेंटेड यूथ टू एक्चुअली पार्टनर विद गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट भी इस बात को समझती है कि आज गवर्नेंस में दिस कैन मीन्स रिजल्ट्स कैन नॉट बी अचीव जस्ट बाय डिपेंडिंग ऑन कि ऑफिसर्स हैं, ये कुछ ग्राउंड पर चेंज ला देंगे. नहीं, वी नीड प्राइवेट कंपनीज टू कोऑपरेट देयर. वी नीड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू हैव प्रोग्राम्स वेयर स्टूडेंट्स आर गिवन पर्टिकुलर टाइम. मतलब कि भाई आप समर वेकेशन है तो यू शुड एक्चुअली एंगेज इन सच प्रोजेक्ट्स. और इसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, सोसाइटी, सिविल सोसाइटी यानी कि मीडिया ग्रुप, मीडिया और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सबको साथ आना होगा. दैट शुड बी पार्ट ऑफ करिकुलम. हमें स्केल पे सोचना सीखना होगा, क्योंकि जो मैं इनिशिएटिव्स की बात कर रहा हूं तो सोच रहे होंगे क्या ही इससे इंपैक्ट पड़ता है. लेकिन आप ये सोचो, करोड़ों की जनसंख्या हमारी, इतना बड़ा यूथ है हमारा, और अगर अपने समय में से कुछ समय केवल ऐसे इनिशिएटिव्स में जो टेंजिबल स्टेप्स हैं उस पे वो कंट्रीब्यूट करने लग जाए, ऐसे उसको रास्ते मिल जाए, तो डोंट यू थिंक अगर मल्टीप्लिकेशन करें ऐसे एफर्ट्स का तो मतलब बड़ा डिफरेंस इससे आ सकता है, राइट? ऑन दिस पॉइंट आई डिक्लेयर माय सेशन कंप्लीट. आपके जो व्यू पॉइंट हैं आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में. आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट